मोटे खड़े हो गए, लेकिन आज की इकोनॉमी, अदानी से इकोनॉमी करीब करीब 10% लुढ़क गई है, 10% ऑफ द जीडीपी। लेकिन कोरोना के बाद भारत सरकार की जो नीति है उसके कारण आज भी 2023 में मार्च तक हम 4.2% ही जीडीपी बढ़ा सकते हैं। आंकड़े आपको बता दी जाएंगे आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के। 5%, 7%, 8%, अरे कहां से लाए भाई? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखो, हर क्वार्टर का देखो, वो भी आंकड़ा 4.2% है। और मैं कहता हूं यहां पे हमारे सबसे अच्छे, सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। अगर यह आंकड़ा लिख लो, अगर 1 फरवरी 2020 को कोरोना के पहले बजट के वक्त इस देश का जीडीपी 200 लाख करोड़ प्लस था, आज के तारीख में कोरोना जाने के बाद भी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोलने वाले फाइनेंस मिनिस्टर सवाल पूछते हैं, हम आपका टोटल जीडीपी का वॉल्यूम क्या है? बताइए वॉल्यूम क्या है? लेट मी टेल यू, इट इज नॉट इवन 1.160 लाख करोड़, 160 लाख करोड़। इसका मतलब कोरोना के पहले में जो था, देयर इज स्टिल गैप ऑलमोस्ट 40-45 लाख करोड़। और अब बजट पेश हो गया। इस बजट में इसी अदानी के ग्रीन प्रोजेक्ट्स को 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया गया है। लोन नहीं, फंडिंग है। ये सारा फंडिंग चंद कारपोरेट्स के लिए बना है, 10 लाख करोड़ का। यही इस बजट की विशेषता है। आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। आप और मैं अभी भी इनकम टैक्स रिबेट की सोचते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का धान दे दिया। बहुत बड़ा काम किया मोदी ने, खुश आप। लेकिन लोगों को घर नहीं। 2022 से सारे किसानों को दुगुनी आए? बिल्कुल नहीं। सब लोगों को मकान मिलेगा? बिल्कुल नहीं। और आपकी और मेरी आय या पर हेड जो डेट्स है, इस देश पर जो कर्जा है, वो कर्जा 200 लाख करोड़ है। हम सब कर्जदार हैं। वी आर इन हाईली इंडेटेड कंट्री, वी आर हाईली पुअर कंट्री। इस देश में आज 33 करोड़ पुअर है जो एक दिन में सिर्फ $2 की कमाई करते हैं, मतलब 160 रुपया। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए अदानी जाए या न जाए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खड्डे में है। आज के तारीख में हमारा रुपया $1 के लिए, बताइए आप कितना है? 82 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब आपके एक्सपोर्ट्स बहुत महंगे हैं और आपके इंपोर्ट्स आप परचेज करने के काबिल नहीं रहे। ये देश की अर्थव्यवस्था है। मैं आगे जाके कहता हूं, यहां पे कोई बैंकर्स बैठे, आप सुन लो। पिछले साल नवंबर में, इस साल नहीं, पिछले साल नवंबर में $630 बिलियन मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज था रिजर्व बैंक में। अब कितना है? ये 80 रुपए तक का जो डॉलर है, इसको कायम करने के लिए मैंने $100 बिलियन इसी देश के मार्केट में जाके मैंने रुपया खरीदा है। कितने लोग जानते हैं? इतना रुपया अगर मैं मेरे एक्सपोर्ट के लिए, मतलब मेरे जरूरत के लिए करता तो ठीक है, लेकिन डॉलर और रुपया करेंसी फ्लक्चुएशन में मेरे देश का रुपया लुढ़क रहा है। इसको बचाने के लिए मेरा श्रीलंका नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मेरे रिजर्व में से $100 बिलियन जाते हैं। आज की तारीख में इवन टुडे आई एम ओनली 536, मतलब कहां थे मेरे 630? अब तो 2023 में आ गया।
आरबीआई का रिपोर्ट खोल के देखो, अभी भी हम 536 लाख करोड़ के हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब नथिंग इज बैलेंस्ड। इस देश का बैलेंस शीट, बैंक का, इस देश का बजट टोटली आउट ऑफ टोटली डिरेड हो चुका है, बिकॉज नथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और अर्थमंत्री कहते हैं कि अमृत काल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए मेरे साथियों, हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आता है और एक सबसे बड़ा अमीर आदमी जो नंबर 2 का था, वो भी 40 नंबर पे गया। वो 2015 में 630 पर था, वो 2022 के एंड में नंबर 2 बन गया। मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, वो सवाल मैंने सब जगह पूछा है। अमेजॉन का मालिक जोसेफ बेजो, इसका अमेजॉन तो दुनिया भर मालूम है, आप भी अमेजॉन पे सामान मंगवाते हो घर में बैठ के। वो अमीर है, कहने की जरूरत नहीं। टेस्ला का मालिक एलन मस्क, वो टेस्ला जो है ना, बरसों से एक टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। जैसे एक जमाने में फोर्ड था, एक जमाने में बोइंग है, एयरबस था, ये टॉप 5 में थे दुनिया भर के अमीर लोगों में। अब वो फोर्ड नहीं है, लेकिन फेसबुक का मार्क जुबेर है, अभी टेस्ला का एलन मस्क है। लेकिन हमारा आदमी जो है अदानी, देशभक्त, इसका ऐसा क्या है भाई? क्या बोल सकते हो कि फॉर्च्यून का तेल देश का सबसे बड़ा तेल कंपनी है? नहीं। इसको 2017 के बाद जितनी सारी कंपनियां हैं, ये सब सरकार ने दी है। और हमारे यूनियंस, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, किसी का नाम नहीं लूंगा, इनको ये समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहा है, जो मुंबई का एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, मुंबई की रेल कैसे गई अदानी के पास? एक सवाल किसी एमपी ने पूछा है? नहीं कोई पूछता, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारी सारी ताकत, हमारे वेतन, हमारा बोनस, हमारा डीए, हमारी पेंशन, गलत नहीं है वो, सही है वो। लेकिन जब आपकी संस्था कोई भगा के लेके जा रहा है, हाईजैक कर रहा है, आप कौन सी दुनिया में हो? कैसा आपका वेतन होगा? चारों लेबर लॉज आपकी संस्था खत्म करते हैं, आपकी नौकरी खत्म करते हैं। चारों लेबर लॉज अभी अमल में आए नहीं है। मान लो मोदी गवर्नमेंट में आ गया फिर से 2024 में, तो सारे मजदूर वर्ग एक ही दिन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन जाएगा और आपकी सारी पेंशन ये पीएफआरडी के पास जाएगी, रेलवे की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बैंकों की, इंश्योरेंस की, सारा कुछ पीएफआरडी के पास जाएगा। पीएफआरडी पे कंट्रोल रिलायंस का म्यूचुअल फंड देखता है, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड देखता है, या फॉरेन म्यूचुअल फंड देखते हैं। ऑल योर मनी विल बी टुवर्ड्स द मार्केट। ये नीति का परिणाम है। इसलिए हमको हमारी कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इसमें से हमको कुछ नहीं सीखने को मिलता है। और हम जो बैंकों में काम करते हैं, हमारे लोग, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मालूम है, बाहर आके बोलते नहीं है कि भाई स्टेट बैंक ने अदानी को इतना पैसा दिया, गलत दिया, मुकेश अंबानी को इतना दिया, गलत दिया। बोलो ना भाई, आपके मुंह से मत बोलो, दूसरा तो कोई बोलेगा ना। लेकिन आपको अगर मालूम है वेयर इज द डेबिट एंड वेयर इज द क्रेडिट, 5 मिनट में देश के एक कोने से दूसरे कोने में पैसा जाता है। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोग, मार्केट में काम करने वाले लोग, हमारे प्राध्यापक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे एमबीएस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एडवोकेट्स, हमारे लीडर्स,
अगर अपनी जानकारी दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, इफ दे डोंट कॉन्वर्स, तो देश का सत्यानाश होगा ही होगा। ये मेरा क्रिटिसिज्म है। 30 साल पहले हर्षद मेहता वो पागल हो गया, देश की जनता उमड़ के सामने आ गई। केतन पारिक वो भी जेल में गया, लेकिन केतन पारिक के साथ में जो थे आज सत्ता में है। जानते आप कौन है? जो केतन पारिक के साथ में थे वो आज सत्ता में है। इसलिए सवाल यह है, अदानी को बचाना चाहिए कि अदानी मारा गया तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने पड़ोसन नाम की एक सिनेमा देखा था, आपने देखा होगा पड़ोसन, वो हिंदी सिनेमा जहां पे किशोर कुमार गाता है और सुनील दत्त चेहरा दिखाता है और कहता है एक चतुर नार करके सिंगार। तो वो कहता है अरे मैं गा नहीं सकता, तो किशोर कुमार बोलता है अरे सुर मेरा शक्ल तेरी, सुर मेरा शक्ल तेरी। यही बात मोदी और अदानी की है। जहां तक मैं बात करता हूं, मैं जो ये मामला जानना चाहता हूं, जान गया हूं कि मान लो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुर मेरा शक्ल तुम्हारी, ये आप समझ गए। अदानी मोदी भाई भाई, इसीलिए तो नारा लग गया। ये नारा देश में गूंजना चाहिए क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है। लेकिन मैं दूसरी एक बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं एक कारपोरेट कंपनी हूं, मैं एक मल्टीनेशनल कारपोरेट कंपनी हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं। ये कारपोरेट कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी है, ये कारपोरेट कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी है, वो कारपोरेट कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी है। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा दुनिया भर में कहीं कभी हुआ है क्या? हाँ, रशिया में है, पुतिन के पास सारे कंपनीज है, उसको ओलिगार्की कहते हैं। चीन में अलग ढंग से है, चाइना में आप में से मैं जानता हूं बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन बुरा न मानना, मैं सच कह रहा हूं। चाइना में पिछले 40 साल में जितने भी फॉरेन कंपनीज आई, वहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेक होता है, ओनरशिप स्टेक, मालिकी हिस्सा कितना होता है? नॉट लेस दैन 20%। तब जाके एप्पल हो या कोई भी हो वहां पे अपना धंधा लगाता है और वहां पे चीप लेबर प्रोड्यूस करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, मार्केटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो मल्टीनेशनल कंपनी मुनाफा कमाती है। चाइना में जाके, चाइना में क्या है? कम्युनिज्म है। लेकिन कैसा कम्युनिज्म है? जहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म पनपता है, जहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहां की मल्टीनेशनल कंपनियों में स्टेक होल्डर बनती है। ये रशिया में भी है। 92 के बाद का रशिया और उसके उसी वक्त चाइना, अगर ऐसा ही इंडिया होने लगा तो, ऐसा ही इंडिया होने लगा तो, राष्ट्रीय स्वयं संघ के अड्डे में मैं बोल रहा हूं, राम माधव बार बार चाइना में जाते हैं। जानते हैं राम माधव कौन है? बार बार चाइना में जाते हैं। जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका लड़का कहां पर है? उनका बेटा कहां पर है? चाइना भारत के अंदर आने के बाद भी जयशंकर बोलते हैं चाइनीज इकोनॉमी इज टू बिग, वी कैन नॉट फाइट देम। हमारे घर में घुस के आए वो, वी कैन नॉट फाइट देम। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बोलता है क्योंकि उसका लड़का
मल्टीनेशनल कंपनी में चाइना और ब्रिटेन के साथ काम करता है। गौतम अदानी के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पीएम, एक्स पीएम बोरिस जॉनसन, उसका बेटा काम करता है। और गौतम अदानी के साथ, विनोद अदानी के साथ नॉर्थ कोरिया में, जिस पर यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगाए हैं, मतलब इससे व्यवहार मत करो इकोनॉमिक, और भारत व्यवहार करता है। उसमें वहां का चाइनीज आदमी गौतम अदानी के और विनोद अदानी के कंपनी में स्टेक होल्डर है, ओनरशिप है, प्रमोटर है। और वो नॉर्थ कोरिया के साथ जो वहां पे ऑयल लेके जाने वाला वेसल है, वो रशिया का है। गौतम अदानी लेके जा रहा है, उसका पार्टनर चांगचुंग उसके साथ गौतम अदानी काम कर रहा है। एंड ही इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल सिक्योरिटी नॉर्म्स। इसलिए वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहता है, आई एम कंसर्न बिकॉज गौतम अदानी इज वायलेटिंग द सिक्योरिटी नॉर्म्स, इज अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। सही बात है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको मार्क किया है। 31 जनवरी को यह आदमी इजराइल में जाता है। इजराइल में इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है, जिसने पेगासस बेचा है हमको, इट्स अ मिलिट्री हार्डवेयर, इसमें हमारे नाम है। और वो जो चांगचुंग आदमी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।